आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है, सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। बात होगी आज जंतर मंतर पर चल रहे अनशन की। 21 दिन से चल रही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज खत्म हो गई। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन किया। दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में सफेद चादर लेकर मंच पर पहुंचे और 2 मिनट के अंदर अंदर वांगचुक को मंच से उठाकर अपने साथ अस्पताल लेकर चले गए। दिल्ली पुलिस ने ये पूरा ऑपरेशन सफेद चादर कैसे किया, सोनम वांगचुक के जाने के बाद जंतर मंतर पर इस वक्त क्या माहौल है, कितने लोग वहां पर बाकी है, एक एक तस्वीर मंच से लेकर जंतर मंतर की आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दे दूं, सोनम वांगचुक को लेकर पुलिस दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंची। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से बयान जारी किया गया। अस्पताल के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत अभी स्थिर है। डिहाइड्रेशन और लंबे उपवास की वजह से कमजोरी है। अस्पताल के मुताबिक वांगचुक को लगातार डॉक्टर की निगरानी में रखने की जरूरत है। वांगचुक पिछले 21 दिन से पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। उनका वजन 9.5 किलो से ज्यादा कम हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए, जरूरत पड़ने पर इलाज किया जाए। और अब आज दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह जंतर मंतर पहुंची और मंच पर चादर लगाकर वांगचुक को अपने साथ अस्पताल लेकर गई। और अभी इससे ये जो तस्वीर चल रही है, इससे जस्ट पहले की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस यहाँ पर सफेद कपड़ों में, सादे कपड़ों में एंटर कर रही थी। सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ जंतर मंतर पर, वो आपको रिपोर्ट दे देती हूँ। आज सुबह जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने 2 मिनट के अंदर अंदर सोनम वांगचुक को 20 दिन के आमरण अनशन को आज खत्म किया। इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने है। 7 बजे दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में, ये देखिए, इस तस्वीर में जितने आपको व्हाइट टी शर्ट में जवान दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट टी शर्ट काली पैंट में, ये दिल्ली पुलिस के जवान है। ये जंतर मंतर पहुंचे, उनके हाथ में सफेद चादर थी। जिस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर चढ़े, उस दौरान 3 से 4 लोग ही वांगचुक के साथ मंच पर मौजूद थे। मंच पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को रोकने की कोशिश करनी शुरू की। ये इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा। लेकिन पुलिस तेजी के साथ आगे बढ़ी। पूरे मंच को सफेद चादर से कवर किया गया और फिर भूख हड़ताल पर बैठे हुए वांगचुक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। पास ही में एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। पुलिस ने सोनम वांगचुक को फौरन एम्बुलेंस में रखा और फिर यहां से सीधे उन्हें लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। सोनम वांगचुक के हटते ही इस पूरे एरिया को पुलिस और आरपीएफ ने कवर कर दिया। तो ये जो तस्वीर है वो तस्वीर आपके सामने है। और इसके बाद फिर अभिजीत दीपके का एक बयान भी मैंने सुना, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस आई, गाली गलौज हुई, जबरन उठाकर ले जाया गया, धक्का मुक्की हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तस्वीर आपके सामने है। और जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे, मौजूद थे, जिनका फोन ऑन था, आजकल तो कोई बात छुपती नहीं है, ठीक अजीत जी, कोई बात छुपती नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में फोन है, सब लोग फोन चला रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। धक्का मुक्की होती, बदतमीजी होती, गाली गलौज होती, तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि वो जोर जबरदस्ती या गाली गलौज के तो वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद एकदम पूरी तरह से नितांत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे एक आंदोलन को समाप्त करने का ये तरीका ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरह से कोई स्टैंड नहीं लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हम हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जोर जबरदस्ती उनको उठा करके ले जाएं और उनका अनशन समाप्त कराने की कोशिश करें। हाईकोर्ट ने कहा कि आप उनकी सेहत को मॉनिटर करें और अगर आपको लगे तो फिर आगे की कार्रवाई करें। तो पहला सवाल तो यही है कि सेहत को मॉनिटर करते हुए क्या कोई सेहत की मॉनिटरिंग हुई है? कल के बाद आज क्या डॉक्टर ने चेकअप किया है? डॉक्टर ने कहा कि स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि इनको अगर नहीं उठाया गया तो इनकी जान जा सकती है, ये बात नहीं कही जा रही है। अभी वो ठीक थे और उन्होंने कल ही कहा कि मैं हर हाल में 20 तारीख तक जीवित रहूंगा ताकि संसद की तरफ मार्च में शामिल हो सकूं। तो ये जो इंटेंट था उनका कि मैं जीवित रहूंगा और 20 तारीख को संसद के मार्च में शामिल होऊंगा, इस इंटेंट ने लगता है कि सरकार को चिंता में डाला। इसके बावजूद
हम जो पहली बात हमने कही कि ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, तरीका नहीं है आंदोलन को समाप्त कर देने का। जिस तरह से समाप्त किया गया आंदोलन, और वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन था, कोई हिंसा नहीं हो रही थी, बहुत थोड़े से लोग बचे हुए थे। और ये भी अभी भी ये बात समझिए कि उनकी पत्नी कह रही है कि उनके मर्जी के बगैर, उनसे पूछे बगैर उनके मुंह में कुछ भी नहीं डाला जाए। इसका मतलब कि वो अस्पताल में रहते हुए भी अगर अपनी इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। अब वो तो सर मेडिकल बुलेटिन आएगी, वो आएगा, वो बताएंगे। लेकिन जो सबसे जो सामान्य तरीका होता है मीनाक्षी जी, किसी भी ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन को समाप्त करने का, ये होता है कि सरकार अपना प्रतिनिधि भेज करके बात करे। जाकर एक बार भी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बात नहीं की सोनम वांगचुक से, और सीधे 21वें दिन उठा करके उनको आप लेकर के चले गए और हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, आंदोलन समाप्त करा दें। ये डेमोक्रेटिक वे नहीं। शोएब और भास्कर हमारे सहयोगी जंतर मंतर से जुड़े हुए हैं, उनसे अभी की फिलहाल की जो स्थिति क्या है वो तस्वीरों के जरिए समझूंगी। लेकिन सज्जन जी, अगर सरकार ये चाहती, अभी जो बात कह रहे हैं, तब तो फिर ये कभी भी कर सकती थी और बहुत आसानी से कर सकती थी। आज ही क्यों किया गया? रात के वक्त भी हो सकता था, सुबह के वक्त ही क्यों किया गया? नहीं, लेकिन अब जैसे कल ही हम लोगों ने देखा तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। 20 दिन के बाद भी कल ऐसा लग रहा था कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल अलर्ट हैं, लोगों से मिल रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सब कर रहे थे। एक तो यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं उसके आधार पे आप करते हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि 21 तारीख से मानसून का सत्र शुरू होने वाला है, तो ये इसको लोग जोड़ेंगे। आप कुछ भी कर लें, आज 18 तारीख की सुबह किया गया है, और मुझे भी ये लग रहा है कि देखिए वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी नहीं, छात्र बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन सोनम वांगचुक एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहे थे लोगों में, थोड़ी बहुत, खासकर युवा पीढ़ी में जब चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है, करने का तरीका। लद्दाख पुलिस का मैं इसलिए हवाला यहां पर दे रही हूं, पुलिस ये कह रही है कि हाईकोर्ट का आदेश था इसलिए हमने ये किया, ये कोई आदेश नहीं था, ये तो अपने सुविधा के हिसाब से उस आदेश का इंटरप्रिटेशन आप कर ले रहे हैं। बुलेटिन आज सुबह के डॉक्टर को आ जाने देते, 7 बजे आपने उठाया, डॉक्टर को बुला लेते, मेडिकल चेकअप करवा लेते, देख लेते कि 21वें दिन कैसी स्थिति है। ये गुरिल्ला वार वाले अंदाज में वैसे ही जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, उठा के ले जाने से इससे क्या होता है, ऑप्टिक्स नेगेटिव जाता है। लोग सवाल उठाएंगे कि भाई अगर कुछ करना ही था तो आप वेट कर लेते आज मेडिकल बुलेटिन का, फिर ये तर्क जो है जस्टिफाइड लगता। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि 21 से सत्र शुरू होने वाला था और आपको चाहिए था 2-3 दिन पहले इस मसले को खत्म करो। तो उस स्थिति में लग रहा है कि ऑप्टिक्स में, खासकर नई पीढ़ी के लिए जी, सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आना चाहिए था उनको पेश, उसमें थोड़ी कमी मुझे लग रही है। अब अभिजीत दीप के क्या कर रहे हैं उस पर हम थोड़ी रिपोर्ट ले लेते हैं। शोएब रफा हमारे सहयोगी जंतर मंतर से लाइव जुड़े हुए हैं, भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो भास्कर, आप मंच के एकदम नजदीक चूंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप पहले तो ये बता रहे हैं कौन से हिस्से में मौजूद हैं, और ये दीप के जो हैं अब वो क्या कर रहे हैं, ये प्रदर्शन आगे कैसे लीड होगा? और देखिए मीनाक्षी, मैं मंच के ठीक सामने हूं और अभिजीत दिपके और बाकी सभी लोग मंच पे ही हैं। वहीं से बार बार नारेबाजी हो रही है। सपोर्टर्स को ये बताया जा रहा है कि 20 तारीख का जो हमने पार्लियामेंट मार्च करने का कॉल दिया है उस पे हम लोग अडिग हैं। सोनम वांगचुक जिस बिस्तर पे थे उसको लेके हम लोग जाएंगे, वो बिस्तर यहीं पे रहेगा, उसको हम लोग नहीं हटाएंगे और ये आंदोलन इसी तरह से चलेगा। उसके बाद अगर आप देखें, मंच के ठीक सामने का हिस्सा है, एक शेड लगाया गया था गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। उस शेड के नीचे अगर बात करें तो आपको जितने लोग नजर आ जाएंगे उतने ही आपको कम से कम मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। मुश्किल 150-200 लोग हैं और उससे ज्यादा कम से कम मीडिया वाले, पुलिस वाले और बाकी लोग हैं। इस मंच के राइट साइड में अगर आप देखें तो छोटा सा टेंट बनाया गया है। ये दरअसल वो टेंट है जहां पे सोनम वांगचुक के अलावा जो बाकी लोग अनशन कर रहे हैं या जो लोग रात में रुक रहे हैं वो लोग रुके हुए हैं, उनका सारा इंतजाम है। वो लोग 24 घंटा यहीं पे रहते हैं, तो उनके लिए छोटा सा टेंट सा बनाया गया है और इसी में वो लोग रहते हैं। तो इस हिसाब से दाहिना हिस्सा जो है मंच का वो ऐसे लोगों के लिए है जो 24/7 इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बाकी अगर मंच के ठीक 50 मीटर बाद का हिस्सा अगर आप देखें तो आपको पूरा खाली लगेगा। यहाँ पे लोग आपको नजर नहीं आएंगे, जो धीरे लोग आ रहे हैं, 1-2 लोग आ रहे हैं। में अगर मैं ये पूछूं भास्कर, तो क्या प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 या 500 से ज्यादा है? 500 से ज्यादा आप कह सकते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सुबह भी आए हैं। कुछ देर के लिए ऐसा मैसेज दिया गया था, यहां से भी बोला गया था कि लोगों को रोक रही है पुलिस, आने नहीं दे रही, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है।
ओपन है सारा रास्ता, खासकर जो मंच के सामने इस प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो हर दूसरा व्यक्ति आपको सोशल मीडिया का दिख जाएगा, जिनके हाथ में मोबाइल है या माइक है, वो आपको कवर करते हुए नजर आ जाएंगे। मैं समझ उसके गई, अलावा आपको जितने भीड़ नजर प्रदर्शनकारी नहीं हैं आएगी। उतने ही मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों की संख्या अगर हम जोड़ दें तो शायद वो प्रदर्शनकारियों से ज्यादा की संख्या हो जाएगी। फिलहाल वहां स्पॉट की तस्वीर है। शोएब, थोड़ा सा इंतजार और करें, मैं आपके पास आती हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अभिजीत दीपके करेंगे क्या? अब इस प्रदर्शन को वो कैसे आगे लेकर जाएंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग में लिटमस टेस्ट तो अब एक्चुअली में होगा अभिजीत दीपके का। देखिए, अभिजीत दीपके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अन्ना हजारे की जगह अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठ जाते तो कुछ नहीं होता। नैतिक सत्ता किसकी है, नैतिक ताकत किसकी है, कौन मोरल फोर्स है? मोरल फोर्स उस समय अन्ना हजारे थे जो अनशन पर बैठे, जिनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल ले जाया गया। वो तिहाड़ जेल में अनशन पर बैठ गए, फिर छोड़ा गया तो रामलीला मैदान में आकर अनशन पर बैठे। उस समय अगर अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठते तो कोई असर नहीं होता। वैसे ही अभिजीत दीपके के अनशन शुरू करने का कोई असर नहीं होगा, जीरो असर होगा, क्योंकि वो कोई नैतिक वो ताकत नहीं है उनकी। वो ये कह रहे हैं कि अनशन करेंगे, वो करें ना अनशन, कर कोई बात नहीं, अनशन करेंगे वो, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। पहले दिन आए तो सिर्फ 3 घंटे के अंदर बेहोश हो गए थे। जिस दिन एयरपोर्ट से निकल के आए 3 दिन के भीतर बेहोश हो गए और उनको एसी गाड़ी में बिठाना पड़ा। वो कोई अनशन नहीं कर सकते हैं। जो मोरल फोर्स था वो सोनम वांगचुक था। सरकार सोनम वांगचुक को लेकर के चिंतित थी। इस देश के नागरिक, इस देश के लोग सोनम वांगचुक को लेकर के चिंतित थे। उनकी सेहत को लेकर के जेन्युइन कंसर्न भी था लोगों का, क्योंकि वो एक जिस अंदाज में, भले कांग्रेस के लोग कहें कि वो गांधीवादी अनशन नहीं है, गांधीवादी तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्योर गांधीवादी अनशन था, प्योर गांधीवादी तरीके से किया जा रहा था। कोई इल विल नहीं दिखा, किसी व्यक्ति के बारे में कोई निगेटिव बात, कोई बुरी बात सोनम वांगचुक ने नहीं कही। वो एक इशू को लेकर के उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और 20-21 दिन भूख हड़ताल पर बैठे। तो ये मोरल फोर्स थी जिसको सरकार ने हटा दिया वहां। अब उसका कोई मतलब नहीं। आज उस पूरे आंदोलन से आत्मा निकल गई। अब आत्मा निकल जाने के बाद अब कोई आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर वो है कि वो आत्मा निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए सरकार ने जो तरीका निकाला वो उपयुक्त नहीं था। सरकार दूसरे तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकती थी, उनसे बातचीत की जा सकती थी। इसलिए हम एक एक पहलू पर बात कर रहे हैं। सरकार का पहलू आया, पुलिस का पहलू आया, अब अभिजीत दीपके के साथ आप ये कह रहे हैं कि वो मॉरल फोर्स है ही नहीं, वो ताकत है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो सोल निकल गई क्योंकि सोनम वांगचुक अस्पताल ले जाए गए हैं। अब वहां पर बचा कौन? अब मैं पॉलिटिकल इसको लेकर आ रही हूँ सज्जन जी। वहां पर अभी जो उनके साथ जो फोर्स दिखाई दे रही है वो लेफ्ट की ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोग तो वहां से होकर आए हैं, आप लोग और ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप तो कल ही होकर आए हैं सज्जन जी, बताइए। अब ये लेफ्ट की फोर्स है जो खुद अब पूरे देश में फोर्स नहीं बची है, वो क्या करेगी? नहीं, निश्चित तौर पे सोनम वांगचुक के जाने के बाद वहां पे वो पेशेवर प्रदर्शनकारी हैं जो हर जगह पहुंचते हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, मजदूरों का हो, किसी का हो, फैक्ट्री का हो, वो पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए कोई उनका काम ही प्रदर्शन करना है, मतलब वो है, उनको प्रदर्शन करते हैं और उनकी प्रतिबद्धता किसी एक कॉज या उसको लेके नहीं है। जहां भी विरोध हो वो पहुंचते हैं। वैसे लोगों की थी। तो सोनम वांगचुक को लेके खासकर ये है कि वहां पे स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा छात्र नहीं पहुंच रहे थे। जो पहुंच भी रहे थे वो एसएफआई, आईसा, वैसे लोगों के लोग जो थे वहां पे बैठे हुए थे। तो सोनम वांगचुक इसको बार बार कह भी रहे थे कि भाई ये चिंता की बात है कि एक ये तस्वीर दिखा दूं। ये जो तस्वीर आपने लेफ्ट की बात की, ये वही डफली वाला पूरा जो है आईसा वाला। तब ये तस्वीर है, भूख हड़ताल जारी है। डफली वाला गैंग है पूरा यहाँ पे। देखिए, बहुत ही हल्के शब्दों में हमारे यहाँ बिहार में कहा जाता है या और भी हिंदी पट्टी में कि पनौती होना, कि वो जहाँ पहुँच जाए वो अशुभ हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं। यहाँ पे सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पूरी मैच्योरिटी के साथ, कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं, कोई राजनीतिक पहलू का ये नहीं, एक मुद्दे को लेके और छात्रों की बात कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भीड़ नहीं आ रहा है, समाज के लोगों को आना चाहिए, अपने तरीके से गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। उनको जैसे ही आपने हटाया है, ये वो लोग हैं जी जो कि परजीवी हैं, दूसरे के इशू पे जाके अपना मौजूदगी करके उससे लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करते हैं। इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। सोनम वांगचुक की जगह कल कोई और बैठेगा, वहां पहुंच जाएंगे। अब जैसे इनके दीपांकर भट्टाचार्य जो आईसा वाले हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, वो तो राहुल गांधी के एडवाइजर हैं आज के डेट में। सीताराम येचुरी के बाद वो उनको माना जाता है। तो राहुल गांधी जो उत्तराखंड चले गए थे कि दिल्ली में कहीं रहें और लोग ये न कहें कि दिल्ली में और मिलने नहीं आ रहे हैं, उनको जरा कन्विंस कर लेते। अपने लोगों को तो साथ में बिठा रहे थे।
क्यों नहीं राहुल गांधी को समझा दिया? बीजेपी ने सपोर्ट किया था ना अन्ना मूवमेंट को, ठीक। यहां तो कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन तमाम इसके बावजूद देखिए अब इस आंदोलन का यहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कैच ऑल, जो एक आकर्षण हर किसी के लिए होता है, वो इनमें नहीं है। इनको सेक्टेरियन माना जाता है। सोनम वांगचुक अकेले एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि एक पीढ़ी के लिए एक फोर्स बन के उमर रहे, कन्वर्सेशंस में आने शुरू हो गए थे। उनको हटाने के बाद जंतर मंतर पे इस मुहिम का कोई मतलब नहीं है। इस पे लोग ध्यान भी नहीं देगा, मीडिया की कवरेज भी खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सोनम वांगचुक का क्या हुआ उस पे बात होगी। तो सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर जब भी कोई मेडिकल बुलेटिन आता है वो हम दर्शकों के सामने जरूर रखेंगे। शोएब रफा चूंकि उस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद थे जब पुलिस ने ये पूरा एक्शन किया है, सफेद चादरें वहां पर पहुंची है, पुलिस वहां पर पहुंची है, तो इसलिए और ज्यादा बेहतर तरीके से शोएब एक तो हमें बता पाएंगे। शोएब, इस पर जानकारी दें कि पुलिस जब वहां पर पहुंची है, चूंकि वो एक सफेद टी शर्ट में पहुंची है और उस वक्त उन्हें प्रदर्शनकारियों ने रोकने की भी कोशिश की, तो क्या वहां पर गाली गलौज हुई थी? क्या सोनम वांगचुक के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया था? क्या खराब कोई भी ऐसा सबूत या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आप सुन पाए हो वो आप दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए मीनाक्षी, चूंकि 20वां दिन आज है और पिछले आप देखेंगे 18-19 दिन तक लगातार इसी तरह से सुबह होती रही। किसी को अंदाजा ये था नहीं आज भी कि अचानक से आज इस तरह का कोई पुलिस की तरफ से एक्शन होगा। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जो बात कही है उसके बाद उनकी तरफ से एक्शन हुआ। तो एक नॉर्मल सुबह थी और सुबह के जैसे ही 7:30 के करीब 7 और 7:30 के दरमियान इसी मंच पर कुछ लोग अचानक से चढ़े। लेकिन उससे पहले तैयारियां जो हो रही थी वो कुछ इस तरह की थी कि जो आम दिनों में बैरिकेड लगाए गए हैं, जहां मैं खड़ा हूं, आज जो बैरिकेड है वो ऊंचे लगा दिए गए थे और पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उस वक्त अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं थी और जैसे ही पुलिसकर्मी जो सादी वर्दी में पहुंचते हैं और वहां पर आपने देखा होगा कि मीडिया के कैमरे नहीं थे, बल्कि जो मोबाइल से बनाए हुए फुटेज है वो सामने है। और उसमें जब मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनको धक्का देने की कोशिश हुई, उनको हटाने की कोशिश हुई, फिर उन्होंने लोगों को हटा दिया। तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, अचानक से तमाम चीजें हुई। 2-3 मिनट में ही पूरा जो भी एक रणनीति के तहत पुलिस आई थी और सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल चली गई। तो उस वक्त पुलिस ने पूरा कंट्रोल यहाँ पूरे इलाके कहे कि जंतर मंतर और आसपास को पूरा घेरा हुआ था। लंबी जो लाइन है केरला भवन तक, हमें केरला भवन यहाँ से दूर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहां तक गाड़ियां पुलिस की और एक RAF के जो जवान है वो खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद क्योंकि हमने दिखाया भी और कई लोगों से बात भी की, ऑन रिकॉर्ड भी हमने पूछा कि भाई जो दीपके हैं वो कहाँ हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस समय वो वॉशरूम गए थे और उसी दरमियान ये तमाम चीजें हो गई। कुछ देर के बाद पता लगा वो डिटेन हुए, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही हमें वो सामने नजर आए। तो ये पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ। अब दीपके जो है वो तमाम जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही जा रही है, लेकिन अभी चंद मतलब आधा घंटा हुआ होगा इस घटनाक्रम के बाद, उसके बाद पुलिस जंतर मंतर से जैसे पहले का माहौल है उसी तरह से माहौल हो गया है। अब किसी को न रोक रही है, न किसी पर आने पर पाबंदी, न जाने पर पाबंदी। पुलिस भी जो RF के जवान थे वो भी चले गए हैं। नॉर्मल दिनों की तरह जो पिछले 18-19 दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं, यहाँ तलाशी होती है एक आदमी की, बैग डाला जाता है मशीन में, चेकिंग होती है और आदमी कोई भी वो अंदर चला जाता है। मतलब यह है कि प्रदर्शन अभी पुलिस ने खत्म नहीं कराया है। पहले तो देखिए क्या है ना, सोशल मीडिया पर इतनी तरीके की खबर चलती रहती हैं जो भ्रम फैलाती हैं, इसलिए सही जगह पर सही खबर और जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं और वास्तविक स्थिति वही ग्राउंड से दिखा रहे हैं, पहले तो विश्वास वहां पर किया जाना चाहिए। तो अगर CJP ये कहने की भी कोशिश कर रही है कि उनके प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, प्रदर्शनकारियों को मंच से हटा दिया गया है, गाली गलौज की जा रही है, तो ऐसा पुलिस ने कुछ नहीं किया। सोनम वांगचुक को लेकर खबर आ रही है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने एक बयान जारी किया है। अस्पताल के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत अभी स्थिर है, डिहाइड्रेशन और लंबे उपवास की वजह से कमजोरी है। अस्पताल के मुताबिक वांगचुक को लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में रखने की जरूरत है। वांगचुक पिछले 21 दिन से पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। उनका वजन 9.5 किलो से ज्यादा कम हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर इलाज किया जाए। आज जब दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह जंतर मंतर पहुंची, मंच पर चादर लगाकर वांगचुक को अपने साथ अस्पताल लेकर गई। ये पूरी तस्वीरें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके
साथ साथ जो राजनीति जुड़ी हुई है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम इसलिए कर लेते हैं अजीत जी। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर थे कल देहरादून में। उन्होंने भी वो युवाओं को एक बार फिर से उठाने की, जागरूक करने की मांग की। अगर राहुल गांधी की उस अपील में वाकई असर है तो क्या कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ पाएगी? क्या उनकी अपील देहरादून के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के युवाओं को यहां जंतर मंतर तक ला पाएगी? नहीं, कांग्रेस की अगर ऐसी कोई भी मंशा होती तो ये जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ उस दिन कांग्रेस इसके साथ जुड़ती। पहले दिन से कांग्रेस ने डिस्टेंस रखा है। ये पिछले महीने जून में 6 तारीख को, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, जब अमेरिका से लौटे अभिजीत दीपके और उन्होंने जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन किया और उसके बाद वो चले गए महाराष्ट्र। फिर वहां कई जगह उन्होंने प्रदर्शन किया, जयपुर गए और नागपुर गए, सब जगह वो प्रदर्शन करते रहे। तो कहीं भी कांग्रेस ने अपने को इस उनके प्रदर्शन के साथ अलाइन नहीं किया। उल्टे कांग्रेस ने अपनी योजना बनाई और ये कांग्रेस की खूबी है, उसकी तैयारियों की खूबी है कि अपनी ही योजना पर उसने कोई अमल नहीं किया। जो कल भी हम कह रहे थे कि पहले तय किया कोटा जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, पटना जाएंगे और फिर दिल्ली में आकर के एक बड़ी रैली करेंगे। छात्रों का ये जो इशूज हैं, जो उस समय सीबीएसई के भी ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी नीट का, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। फिर अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनी और छात्रों की गूंज, एक कैंपेन शुरू हो गया जिसके तहत राहुल गांधी गए। तो उनका कोई इंटेंशन कम से कम इस ग्रुप को सपोर्ट करने का नहीं है जी। और इस मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस के पास वो नैतिक मतलब पावर शक्ति नहीं है कि वो सीधे सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करे, क्योंकि पेपर लीक ऐसी जगहों पर भी हुए हैं जहां कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार है। सिर्फ एनटीए का मामला नहीं है, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी राजस्थान में तो अनेक बार पेपर लीक हुए। तो कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पेपर लीक होते रहे हैं, वहां भी होते रहे हैं। ये एक हम लोग जैसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। तो कांग्रेस उस तरह से नहीं लड़ सकती थी जैसे सोनम वांगचुक लड़ रहे थे, दूसरा कोई उस तरह से नहीं लड़ सकता था। इसलिए कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, वो अब इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकती है। अगर वो लोग पहले जुड़े रहते और पर्दे के पीछे से भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे होते, अगर उनके लोग आज मौजूद होते, 1000-2000 लोग वहां मौजूद होते, तो शायद पुलिस नहीं उठा ले जाती। लेकिन चाहे इमरान प्रतापगढ़ी की हम बात कर लें, वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार को बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए था। जो चर्चा यहाँ पर भी हो रही है, अब विपक्ष के हाथ में एक और बात आ गई है जो इस मॉनसून सत्र के दौरान वो उठा सकती है और सरकार को घेर सकती है। लेकिन जब हम बाकी सियासी दलों की बात करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव तो इस मंच पर भी पहुंचे थे, या अरविंद केजरीवाल की मांग हो कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए देश का, वो अलग बात है, बनाने को तो वो पंजाब का भी बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं देखिए, तो अब इनकी राजनीति का क्या है? नहीं देखिए, ये सब लोग अपनी रोटी सेकने जा रहे थे। अगर इनकी सही में मंशा होती कि इस आंदोलन को मजबूत करे, और सोनम वांगचुक बार बार कह रहे थे कि यहाँ पे जिन छात्रों को आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, चिंता की बात है, तो वैसे में सबके अपने स्टूडेंट विंग है। समाजवादी पार्टी का छात्र अपना एक संगठन है, आम आदमी पार्टी का है, आप दिल्ली में है, बगल में लखनऊ में है, राकेश टिकैत साहब आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब आ रहे हैं। आप 2000-5000 छात्रों को आप अपील करते, उनको फैसिलिटेट करते और यहां लाके रख देते। अगर सही में मंशा होती तो यहां पे सब लोग फोटो ऑप करवा रहे थे। और जहां तक अजीत जी ने बताया, कांग्रेस, राहुल गांधी ये नहीं है कि नहीं कर सकते, वो करना चाहते भी नहीं है। कि जो मोदी विरोधी मुहिम हो, नए पीढ़ी के लोग और जो छात्र हैं उनके बीच का चेहरा हो, वो लद्दाख से आया हुआ कोई आदमी कैसे वो उसका मतलब कि अंतरात्मा बन सकता है? उसे तो राहुल गांधी को खुद को देखना है। तो जब यहां पे विरोध चल रहा है, वो उत्तराखंड गए हुए हैं, पटना नहीं गए, इलाहाबाद नहीं गए, उस समय विदेश चले गए। और जब यहां पे होना चाहिए था, जब बीजेपी विपक्ष में थी अन्ना मूवमेंट के समय, उन्होंने देखिए अपनी पूरी की पूरी पूरा खाद पानी दिया, पूरा सब कुछ दे दिया था। यहां पे क्या है, पूरी कांग्रेस की रणनीति थी कि सैबोटेज करो। शीर्ष नेतृत्व जो है उत्तराखंड चला गया है। ये ऐसे समय में जब कि सवाल ना उठे उनके ऊपर, और जो लोग जा रहे थे इन सब के पास था कि आप कम से कम अपने लेफ्ट वाले आए ना, एसएफआई वाले आए, ऐसा वाले आए, क्यों नहीं छात्र समाजवादी और आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग वहां पे अपना स्टॉल लगा के अपील कर रहे थे। शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, इतनी आपकी प्रतिबद्धता है तो अपने सारे के सारे सपोर्ट बेस से अपील करते कि छात्रों से कहिए, घर घर जाके कहिए। कहने का मतलब है कि किसी की कोई मंशा नहीं थी कि सोनम वांगचुक सफल हो। हर किसी की चिंता यह थी कि कहीं ये ज्यादा लोकप्रिय ना हो जाए। अच्छा, अब मंच पे सोनम वांगचुक नहीं है, मंच अब अभिजीत दीपके के पास है, उनके सहयोगी सौरभ दास के पास है, 2-3 और अभिषेक रंका है, ये सब लोग कर रहे हैं जो उनके साथ अब जो है वो वही मंच पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब एक्चुअली ये टेस्ट होना शुरू होगा
कि कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रदर्शन को कितने अच्छे से लीड कर पाती है और कितने दिनों तक उनके साथ युवा जुड़ पाते हैं। जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है नीट एग्जामिनेशन प्रक्रिया का, उसे चाहे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते हुए चलाएं या कोई और दूसरा तीसरा व्यक्ति आ जाए, उसे एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। अब धर्मेंद्र प्रधान इस पद पर रहें या ना रहें, इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक वो स्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं। लेकिन खैर देखना यह है कि सीजेपी अब इस प्रोटेस्ट को कैसे लेकर जाती है और सोनम वांगचुक की तबीयत से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी इंडिया टीवी लगातार आपको उस पर अपडेट देते रहेगी। लेकिन अब कुछ सियासी खबरें जो आ रही हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं और सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में तो महाराष्ट्र ही है। यहाँ पर सियासी पिक्चर बदलने वाली है। क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल होने वाली है? क्या एनसीपी के दोनों गुट का मर्जर होने वाला है? क्या पवार परिवार एक होने वाला है? इन सवालों पर अगले 8 दिनों में विराम लग सकता है, ऐसा दावा एकनाथ शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट कर रहे हैं। संजय शिरसाट का दावा यह है कि राज्य में राजनीतिक बदलावों की शुरुआत हो चुकी है। उनकी अब तक की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं और शरद पवार की पार्टी के एनडीए के साथ आने को लेकर भी 7 से 8 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इससे पहले वो सीएम फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। शरद पवार साहेब आता एनडीए बरोबर चर्चा करतात असं ऐकलंय। जयंत पाटील असेल, सुनील तटकरे असेल, हे वेगळ्या चर्चा करतात असं ऐकून आहे। म्हणून या चर्चेचा जो काही सारांश आहे किंवा याच्यातून जे काही निघणार आहे ते काही 2-4-8 दिवसामध्ये मला वाटतं बाहेर यायला काही हरकत आधी म्हणून एक 8 दिवस थांबा, या बाकीचा सुद्धा तुम्हाला एक अंदाज येईल। अनेक लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावनेचा शेवट या 8 दिवसामध्ये होईल असं मला वाटतं। अब ये जो कह रहे हैं सर, इसी पर चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे पास तो हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये है कि मामला पूरा मुख्यमंत्री के पास है। बिल्कुल। अब एनसीपी दोनों गुट, एक ये एश्योरेंस ये चाहता है कि उसकी सत्ता बची रहे और दूसरा गुट ये चाहता है कि उनकी अध्यक्षता बची रहे। आप समझ ही रहे हैं इशारा कहाँ है। देखिए, हम लोग लगातार इस बात पर, इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रिया जो उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, इनकी जो अजीत पवार की पत्नी, वो चाहती हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी की अध्यक्ष हैं। तो अब वो दोनों अपने पास रखना चाहती हैं, पार्टी हम लीड करेंगे। हालांकि पहली उनकी जो पहली ख्वाहिश है वो ये है कि हमको नहीं चाहिए शरद पवार के लोग। उनकी वजह से बहुत सारा मामला उलझ रहा है जी। सब लोग तैयार हैं, शरद पवार के गुट के लोग भी तैयार हैं कि सुनेत्रा पवार दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए। लेकिन सुनेत्रा पवार की चिंता है कि अगर इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, शरद पवार आ जाते हैं और रोहित पवार जो उनकी तरफ से उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं अभी उनके परिवार की तरफ से, वो भी आ जाते हैं, तो पार्टी में पार्थ पवार के लिए मुश्किल हो जाएगी। पार्थ पवार पॉलिटिकली बहुत मैच्योर नहीं है और वो बहुत फ्लैम्बॉयंट हैं और उनको लेकर के बहुत तरह की खबरें आती हैं। उनको राज्यसभा भेज दिया गया है लेकिन वो उतने कैपेबल नहीं दिखते हैं। तो वो इस वजह से थोड़ी घबराहट सुनेत्रा पवार के अंदर है, इसलिए वो रोक रही है, रेसिस्ट कर रही है मर्जर को, शरद पवार की पार्टी को। अब शरद पवार की पार्टी के सामने दूसरा विकल्प ये है कि आप अपनी पार्टी बचाए रखिए और एनडीए में रहिए। ये एक वायबल विकल्प है कि वो रहिए, आप मर्ज मत करिए, आप अपनी पार्टी रखिए। लेकिन जब दोनों पार्टियां रहेंगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अस्थायी रूप से बना रहेगा और वो अस्थायी कॉन्फ्लिक्ट जो है मराठा पॉलिटिक्स का होगा। एकनाथ शिंदे वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो सुनेत्रा पवार पॉलिटिक्स करेंगी और जो शरद पवार की पार्टी पॉलिटिक्स करेगी। तो ये थोड़ी बीजेपी के लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है। अब इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निपटाना है और ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली से ये निर्देश है कि शरद पवार अब जिस उम्र के मुकाम पर है उनके प्रति जैसा सद्भाव रहा है बीजेपी के टॉप लीडरशिप का हमेशा। देखिए, आप याद करिए, सबसे उन्होंने पार्टी बनाई थी और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो तब भी बीजेपी के विरोध में थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया था शरद पवार को और कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया था। तो ये बीजेपी के सीनियरिटी का ध्यान हमेशा रखा जाता है और उनके महत्व का भी, उनके योगदान का भी, महाराष्ट्र में उनकी पोजीशन का भी, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन और मैनूवरिंग की उनके पास जो कैपेसिटी है पूरे देश में, अजात शत्रु माने जाते हैं कि उनका कोई दुश्मन नहीं है। तो ये सब पार्टियां इसका ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं। भाई, प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कहा हुआ कि हम उनसे सलाह लेते हैं क्या करते हैं और महाराष्ट्र में क्या होता है और दिल्ली से क्या इशारा आता है, उससे जुड़ी हुई खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इधर अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर जो सियासत हो रही है वो महाराष्ट्र में भी चल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को उद्धव ठाकरे ने बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं।
हिंदुत्व की राजधानी कहे जाने वाले नागपुर से वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे आज नागपुर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे और इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और शिंदे सेना उद्धव ठाकरे पर हमला कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं उन्हें तो ये कंठस्थ है, अगर उद्धव चाहें तो साथ में आकर पाठ कर लें। शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे अब वो राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं। उद्धव के राम रक्षा आंदोलन के विरोध में नवनीत राणा आज अमरावती में हनुमान पाठ करने जा रही हैं। राम रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे जी नागपुर में राम रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विदर्भ की, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, तो विदर्भ के किसानों के खेतों की मिट्टी भी उनके पैरों को लगी नहीं, तो आज वो राम रक्षा प्यार दिखा रहे हैं। जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने नहीं गए, आज वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं। तो राम रक्षा नहीं है, वो पक्ष की रक्षा कर रहे बाहर निकले हैं। वो राम भगवान को नहीं मानते, वो तो खुलेआम बोलते थे। जो जय श्री राम बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वो हरामखोर है। तो जो जय श्री राम बोलने वालों को हरामखोर बोलते हैं, वो राम रक्षा की बात नहीं कर सकते। राम रक्षा का पाठ, ये सवाल कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज के सामने भी रखा गया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, राम रक्षा का पाठ होना चाहिए, जिससे जो बन पड़ता है वो करो। देखिए, अगर राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, अगर भगवान राम का जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो ऐसा है कि यहाँ तो मरा मरा बोलते लोग राम राम बोलना सीख गए थे। तो मंशा आपकी जो भी हो, जो आप कर रहे हैं वो बढ़िया चीज़ है, उसमें कोई नहीं होनी चाहिए। रही दूसरी बात, उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा या नहीं, कुछ आध्यात्मिक लाभ भले मिल जाए, राजनीतिक लाभ चूंकि जनता को देना, उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, देखिए हिंदुत्व की पिच पे बाल ठाकरे आरएसएस और बीजेपी से कई कदम आगे माने जाते थे। जो आज योगी के साथ भी है कि वो हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा वाले ट्रेडिशन से आते हैं, कि उसकी आक्रामकता, उसकी प्रतिदिन में सीधा कूद पड़ने वाली बात, कोई उसमें इफ एंड बट वाली बात, संयम वाली बात नहीं थी, उसको इन्होंने बिल्कुल अबेंडन कर दिया। अब आप राम पाठ करे तो वो फिर कन्विंसिंग नहीं लगता है जनता को। आप किस तरीके से करेंगे कि आप जाके अपना वो मुंबई में कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, आरएसएस को कहेंगे कि भाई मुसलमानों पे ये कर रही है, मेजॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, और फिर राम पाठ कर रहे हैं। तो राम पाठ किसके लिए कर रहे हैं? चुनावी तरीके से, राजनीतिक तरीके से। तो जनता के बीच में जो हिंदुत्व की पिच शिवसेना की थी, वो उद्धव ठाकरे 2019 में खो चुके हैं। अब वो वापस हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, कौन कह रहा है ये मैटर करता है, क्या कह रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है। वही बात हम कहें, वही बात कोई सार्वजनिक मन से कोई बड़ी हस्ती के लोग कहें, तो बात एक होगी, लेकिन असर अलग होगा। बिल्कुल। देखिए, 72,000 रुपए, 6,000 रुपए राहुल गांधी 2019 में उन्होंने कहा कि हम आए हर जरूरतमंद को भारत भर में देंगे, उसके लिए पूरा उन्होंने डिटेल दिया, सब दिया। 6,000 प्रति महीना। प्रधानमंत्री मोदी का जो उस समय था वो बहुत कम था, लेकिन फिर भी जनता ने क्या किया, वो भरोसा देखते हैं कि कौन कर सकता है, किस पे भरोसा करो, किसने डिलीवर किया है, हमें किसे गंभीरता से लेना है। तो ये हिंदुत्व की पिच अब उद्धव हिंदुत्व की पिच पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की गंभीरता नकारी जा चुकी है। बिल्कुल, अब उस पर जनता विश्वास नहीं नकार किया चुकी जा है। सकता। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे राम रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भगवान शंकर याद आए हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में शिव साधना कर रहे हैं। पंजाब के 22 जिलों में पहली बार एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पठानकोट में आयोजित भजन संध्या में अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मावादिया सत्कार योजना, यानी कि महिलाओं को दी जाने वाले 3,000 रुपए की राशि को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि 1 अगस्त को सबके खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। साथ ही भगवंत मान को कट्टर ईमानदार भी बताया। अब ये कट्टर ईमानदारी की बात हम छोड़ देते हैं, शिव साधना की बात पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस पिच पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुरू से ये बता रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ अलाइंड है, मुस्लिमों के साथ भी अलाइंड है, पंजाब है, सिखों के साथ भी वो अलाइंड हैं। भगवंत मान भाई मुख्यमंत्री तो हैं ही। इनकी पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स का आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हमेशा। वो उन्होंने कभी भी ये पिच नहीं छोड़ी है और उनको मुसलमान वोट बाय डिफॉल्ट मिलता रहा है।
ठीक। जो मुसलमान को लगा कि ये बीजेपी को हरा सकता है या बीजेपी को रोक सकता है, इसलिए मुसलमान उनके साथ है। मुसलमान को उनके ऊपर बड़ा भरोसा हो गया है, उनको बड़ा सेकुलर मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान ने देखा कि इनके पास एक वोट आधार है, उस वोट आधार से ये बीजेपी को रोक सकते हैं, इसलिए आया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल कभी उनको साधने की कोशिश नहीं करते, गिन के टिकट देते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था 15 वाले चुनाव के समय, हमको लग रहा है, जिसमें वो आपस में लोगों से बात कर रहे हैं कि मुसलमान को 4 टिकट दे दिया, उनके लिए बहुत है, इससे ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं। ये वो इनका वायरल वीडियो था, हमको लगता है उन्होंने जानबूझ करके वायरल करवाया था। तो वो उस न मुसलमान का उनके प्रति सद्भाव है, न उनका है। वो दोनों की जरूरत है, एक दूसरे को दोनों साथ में खाते। इसलिए उनको, जैसे यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, वैसे ही वहां जाकर के वो शिव साधना कर रहे हैं। क्योंकि ये उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अब ये आ गई है कि भाजपा जो पॉलिटिक्स कर रही है वो हिंदू वोट एक साथ करने की कोशिश कर रही है, और वो चुनिंदा सीटों पर सेलेक्टिव लड़ाई, 55 सीटें जहां हिंदू बहुलता वाला है, वहां बीजेपी डैमेज कर सकती है आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्ट को, कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को भी। तो अरविंद केजरीवाल की ये चिंता है कि सिख वोट तो सधेंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं, और कट्टरपंथियों का भी समर्थन आप याद करिए हमेशा अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है। बाहर से फंडिंग और ये सब तमाम चीजें हम लोग जानते रहे हैं, और उस पर इनका स्टैंड भी हम लोग को पता है बिल्कुल। तो उसको लेकर के तो आश्वस्त है, और ये भी मान रहे हैं कि अगर उसमें कुछ बटेगा भी तो कुछ कांग्रेस को जाएगा, कुछ अकाली दल को जाएगा, कुछ वारिस पंजाब दे को जाएगा, कुछ हमको मिलेगा, भगवंत मान हमारा चेहरा है। तो हिंदू वोट अगर बीजेपी की तरफ जो जा सकता है, बीजेपी जितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी, उसको उधर जाने से रोकने के लिए कोशिश करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पंजाब के दौरे पर थे, और उन्होंने वहां से क्या बातें कही, और खास तौर पर भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए, वो भी आपको सुनना चाहिए। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है, और इन लोगों की बेशर्मी देखिए। अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं। जो बात उन्होंने कही, लेकिन जो कपड़े उन्होंने पहने, सज्जन जी कोई कमेंट? देखिए, एक तो पगड़ी का जो रंग है वो हरा है, तो सीधी सी बात है, पंजाब में किसान है, किसानी है, और ये किसानों का रंग भी माना जाता है, तो उसको ये सिंबलाइज करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का देखिए, ये जो सिंबॉलिक जो गांधी का था ना, कि वो पहन सकते थे लेकिन वो आधा कपड़ा पहनते थे, कि भारत की जनता जब नहीं पहन सकती, तो वहां पे भी देखिए जहां भी जाते हैं तो एक रिलेटेबल बनने की, जब बंगाल का चुनाव याद होगा कि उन्होंने बिल्कुल वो दिया था कि लोग थोड़ा सा इनसे रिलेट करें, तो ये पगड़ी का रंग जो है कल भी चर्चे में था कि वो हरी रंग की, और ये प्रधानमंत्री कोई भी चीज विम या फैंसी पे नहीं करते हैं, उसके पीछे, हर चीज के पीछे एक डिटेल्ड होता है, लॉजिक होता है। वहां पे चुनौती बस ये है कि देखिए, अभी तक बीजेपी 23 सीट पे लड़ने वाले, 117 में अकाली के साथ, चूंकि पुराना था, इनके समर्थक तो 38-40% हिंदुओं में माना जाता है, लेकिन सीट ये बस 23 ही लड़ते थे। तो पहली बार इनको मौका मिला है कि इस क्राइसिस में बीजेपी 117 सीटों पे लड़े, क्योंकि इस भाषण में इन्होंने अकाली पे भी निशाना साधा। तो ये तय है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी, और उसमें किसानों का दिल जीतने का इनकी कोशिश, किसान आंदोलन के समय से इन्होंने बहुत सावधानी से, प्रधानमंत्री ने उस समय जब माफी भी मांगी थी, माफी मांगी, और कुछ खालिस्तानी तत्व भी उसमें आ रहे थे, प्रोवोकेशन था। देखिए, बहुत ही सधा हुआ इनका लगातार ये चल रहा है। तो पगड़ी का रंग हरा है, ये अपने आप में संकेत करता है कि बीजेपी की तैयारी क्या है।